हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग देख रहे हैं 6th क्लास के एनसीईआरटी जियोग्राफी को, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 6 और 7, यानी कि 2 चैप्टर को आज भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। और ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप और साथ ही हमारा देश भारत। तो आज आपका पहला प्रश्न है, पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों उदाहरण तह, पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदान का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है। आपको बताना है पृथ्वी पे जो विभिन्न स्थल स्वरूप आपको दिखाई देते हैं, जिसमें पर्वत हैं, घाटियां हैं, पठार हैं और मैदान हैं, इनका निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है। पहला है आंतरिक प्रक्रिया के कारण, दूसरा है बाह्य प्रक्रिया के कारण, तीसरा है आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रक्रियाओं के कारण और चौथा है इनमें से किसी प्रक्रिया के द्वारा नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, क्योंकि बिल्कुल कॉमन सेंस का है ये और निश्चित इसमें कोई दम नहीं है। आप सभी को पता है आंतरिक एवं बाह्य प्रक्रियाओं के कारण ही आपके पृथ्वी पे जितने भी स्थल रूप बनते हैं वो सारे बनते हैं, जिनमें आंतरिक प्रक्रियाओं की तरफ स्थल की वजह से स्थल पे या तो जो स्थल भाग है वो ऊपर उठ जाता है, जिससे पर्वत, पहाड़, पठार बनते हैं, या स्थल का जो भाग है वो नीचे धंस जाता है, जिससे भ्रंश, घाटी, इस तरह की चीज़ों का निर्माण होता है। तो आंतरिक बल की वजह से उत्थान और निमज्जन होता है। और जो आपका बाह्य बल है ये इन्हीं बनी हुई स्थलाकृतियों पर अपर्दन और जो है निक्षेपण, या और साथ ही आप सभी को पता है अपक्षय, अपर्दन, इस तरह की जो क्रियाएं हैं, ये बाह्य जो संरचनाएं होती, बाह्य जो आपके पावर होते हैं, ये इन संरचनाओं को तोड़ फोड़ करके समतल करने का काम करते हैं। तो जो भी आपके निर्माण होते हैं स्थल पर, चाहे वो पर्वत, पठार, मैदान कुछ भी हो, वो उन दोनों के मतलब इन सभी के निर्माण के लिए हमारी 2 क्रियाएं जिम्मेदार होती हैं। एक तो आपका आंतरिक बल, दूसरा आपका बाह्य बल। आंतरिक बल निर्माण का काम करता है और बाह्य बल उनमें तोड़ने फोड़ने का काम करता है, और साथ ही इसकी वजह से भी निर्माण होता है, जैसे डेल्टा का निर्माण, जैसे अन्य बहुत सारी चीज़ों का निर्माण जो निक्षेपण से होता है। तो बाह्य बल भी कुछ चीज़ों का निर्माण करते हैं, आंतरिक बल भी निर्माण करते हैं। तो याद रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। दूसरा, पृथ्वी की नई सतह के निर्माण की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। आपके सामने है 2 स्टेटमेंट और कूट भी है। ए में है केवल पहला, बी में है केवल दूसरा, सी में है दोनों और डी में है कोई नहीं। आपको बताना इसमें से कौन सा कथन है जो सही हो जाएगा। क्या पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं? क्या पृथ्वी की नई सतह के निर्माण की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं? तो बिल्कुल सही है। जब पृथ्वी पे बने हुए पर्वत, पठार, मैदान, इन सब का अपर्दन होता है, घिसाव होता है, उसे अपर्दन कहते हैं। टूटना, फूटना, घिसना, ये आपका अपर्दन है। और इसी अपरदित पदार्थों से जब नई सतह, नई चीज़ का निर्माण हो जाता है, तब उसे निक्षेपण कहते हैं। जब ये अपरदित पदार्थों को हवा, पानी, हिमानी के द्वारा ले जा कर के कहीं इकट्ठा कर दिया जाता है और नई स्थलाकृति का निर्माण कर दिया जाता है, तब इसे निक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है। पहला है अरावली, दूसरा है यूराल पर्वत, तीसरा है रॉकी पर्वत और चौथा है अपलेशियन पर्वत। आपको बताना है विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है। आपके सामने है ऑप्शन और ये आपके लिए बहुत ही आसान है, आप सभी को पता होगा। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है आपकी अरावली, जो पहले आपका वलित पर्वत था, लेकिन वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में रह गया है और ये दुनिया का सबसे पुराना पर्वत भी है और साथ ही सबसे पुराना वलित पर्वत भी है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आपको इन कथनों को पढ़ना है और कूट की सहायता से उत्तर देना है। कौन से कथन सत्य हैं आपको बताना है। पहला है, जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहती है बर्फ़, वो की नदियाँ होती हैं, उन्हें हिमानी कहते हैं। यानी कि जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, उसे हिमानी कहते हैं।
दूसरा कह रहे पर्वतों के एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होने को श्रृंखला कहा जाता है। आपको बताना इसमें से कौन सा कथन सही है। ए में है केवल पहला सही है, बी में है केवल दूसरा सही है, सी में है दोनों सही है और डी में है कोई सही नहीं है। आपके सामने ऑप्शन और कोट दोनों है, आप लोगों को उत्तर देना है और ये भी आपके लिए बहुत ही आसान और बिल्कुल कॉमन सेंस का है। तो दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं उसे हिमानी कहा जाता है और पर्वतों के एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होने पर इसे श्रृंखला कहा जाता है, पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। जब एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होते हैं कई पर्वत तब उसे श्रृंखला कहते हैं। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होते हैं ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है। पहला है वलित पर्वत, दूसरा है भ्रंश पर्वत, तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होता है ऐसे पर्वत को क्या कहा जाता है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखेंगे बच्चा लोग, ऐसे पर्वत जिनका सतह ऊबड़ खाबड़ हो और शिखर शंक्वा मतलब इस तरह का हो, ऐसे पर्वतों को कहते हैं वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आपको बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है यूराल पर्वत, क्या ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। दूसरा है वासजेस पर्वत, क्या ये भ्रंशोथ पर्वत है। तीसरा है माउंट किलिमंजारो, क्या ये ज्वालामुखी पर्वत है। चौथा है फुजियामा, क्या ये ज्वालामुखी पर्वत है। आपके सामने 4 पर्वत हैं और आपको बताना है वो किस तरह के पर्वत हैं और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं आप लोग इसका क्या उत्तर देने वाले हैं। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, क्या सही है। आपका जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि आपका जो यूराल पर्वत है ये वलित पर्वत की का उदाहरण माना जाता है, इसलिए ये गलत हो गया, ये ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। वासजेस पर्वत आप सभी को पता होगा, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पे है, राइन नदी इसी के बगल से बहता है। ये पर्वत आपका भ्रंशोथ पर्वत है। और आपका माउंट किलिमंजारो आपको पता होगा ये केन्या में है, जो कि आपका केन्या तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप में है। ये वहाँ का ज्वालामुखी पर्वत है और ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भी है। फ्यूजियामा या फुजियामा ये ज्वालामुखी पर्वत है जो कि आपके जापान में है। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये सारे फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मानकी पर्वत किस महासागर में है। कभी कभी आपको मानाकी भी मिलेगा, मानाकी या मानकी दोनों एक ही बात है। आपको बताना ये पर्वत किस महासागर में है। पहला ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, दूसरा है प्रशांत महासागर, तीसरा है हिंद महासागर और चौथा है दक्षिण महासागर। आपको बताना है मानाकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है और ये भी आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है और बिल्कुल या आप सभी को पता हो। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही है, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में कहाँ है, तो प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप के पास है, जो अमेरिका से लगा हुआ है। हवाई द्वीप के पास ये समुद्र में बहुत ही ऊंचा पर्वत है मानाकी पर्वत, जिसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है, यानी कि आपके एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंचा है ये। तो याद रखिएगा, आपके जो है मानाकी पर्वत ये आपका है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उसमें जो हवाई द्वीप पाया जाता है प्रशांत महासागर में, वहाँ पे है ये। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। ऑप्शन में है दक्कन का पठार, दूसरा है केन्या का पठार, तीसरा है युगांडा का पूर्वी पठार और चौथा है तिब्बत का पठार। आपको बताना है कौन सा है जो आपका सही हो जाएगा। फटाफट उत्तर दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सारे फैक्ट। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई 4,000 मीटर से लेकर के 6,000 मीटर तक है। वैसे सामान्यतः जो पठार होते हैं इनकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा नहीं होती, हालांकि कुछ पठार हैं जो आपके काफ़ी ऊंचे हैं, जैसे कि तिब्बत का पठार 200 मीटर से प्लस और लगभग 6,000 मीटर तक के ऊंचे भी आपके पठार देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है और इसमें काफ़ी खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है।
मैदान के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है? आपके सामने कूट है और ऑप्शन भी आपको बताना है कि मैदान के बारे में कौन सी बातें हैं जो सही हैं। पहला कह रहा है अधिकांश मैदान मुख्यतः नदियों तथा उसके सहायक नदियों के कारण बने हैं। दूसरा कह रहा है मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। ए में है पहला सही है, बी में है दूसरा सही है, सी में है दोनों सही है, डी में है कोई भी सही नहीं है। ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस का है और आप सभी लोग इसका उत्तर बहुत आसानी से बता सकते हैं कि आपका मैदान के बारे में लिखी हुई दोनों बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। अधिकांश मैदान मुख्यतः नदियों तथा उसकी सहायक नदियों के कारण बने हैं, क्योंकि नदियों के द्वारा बहुत ज़्यादा मृदा, जलोढ़ मृदा, बहुत सारे पदार्थ लाए जाते हैं जिसको धीरे धीरे करके निक्षेपित करके वो अच्छे मैदान का निर्माण करते हैं। और मैदानी भाग में ही विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या निवास करता है। आप देख सकते हैं भारत में भी सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो मैदानी बेल्ट में है, यानी कि यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल में है। तो बिल्कुल दोनों बातें बिल्कुल ही सही हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है? आपको बताना है भारत की जो मुख्य भूमि है इसका विस्तार दक्षिण से उत्तर को किन अक्षांशों के बीच में है। आपको ये बताना है किन अक्षांशों के बीच है भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार। पहले में है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। दूसरे में है 18 डिग्री 6 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 4 मिनट उत्तर। तीसरे में है 9 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 36 डिग्री 6 मिनट उत्तर। और आपके चौथे ऑप्शन में है 7 डिग्री 6 मिनट उत्तर से 38 डिग्री 4 मिनट उत्तर तक है। तो बहुत आसान है, आप सभी को पता है। 6 क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा है। तो याद रखेंगे आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है और ये सभी बच्चों को पता ही रहता है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक का जो विस्तार है ये आपके भारत का दक्षिण से उत्तर का विस्तार है। आपके लिए क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या कहलाता है और सबसे उत्तरी बिंदु क्या कहलाता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि भारत के दक्षिणी बिंदु सबसे कौन सा है और सबसे उत्तरी बिंदु क्या कहलाता है, लास्ट छोर क्या कहलाता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही उत्तर से दक्षिण और दक्षिण आपका पूर्व से पश्चिम भारत का विस्तार कितना है ये भी आपको बताना, कितने किलोमीटर में है, कमेंट कीजिएगा। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार किन देशांतरों के बीच है? पश्चिम से पूर्व तक भारत का जो विस्तार है किन देशांतरों के बीच है बताइएगा। पहला ऑप्शन है 65 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 100 डिग्री 25 मिनट पूर्व। दूसरा है 64 डिग्री 8 मिनट पूर्व से 98 डिग्री 20 मिनट पूर्व। तीसरा है 50 डिग्री 12 मिनट पूर्व से 95 डिग्री 10 मिनट पूर्व। और चौथा है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। आपको बताना है पश्चिम से पूर्व का जो भारत का विस्तार है ये कितने देशांतरों के बीच है, और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बच्चा लोग दीजिएगा जवाब, और आप सभी को इसका उत्तर पता है बिकॉज ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं लेकिन महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व जो देशांतर है इन्हीं के बीच भारत की स्थिति है। आपको बताना है सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी छोर का नाम, जो भारत का सबसे पश्चिमी छोर है और सबसे पूर्वी छोर है, इसको भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और साथ ही उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम का जो भारत का विस्तार है कितने किलोमीटर है ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप लोग उत्तर ज़रूर दिया कीजिए और अगर क्लासेस अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी किया करें। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है आपका त्रिपुरा और चौथा है उत्तर प्रदेश। बताएंगे बच्चा लोग कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले आयोग ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछता था। आपको बताना है भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, और ये आप सभी को पता है कि आपके उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती, 8 राज्यों से होके गुजरती है, जिसमें सबसे पहले है आपका गुजरात, दूसरे नंबर पे है राजस्थान, तीसरे नंबर पे है आपका एमपी, और आपका चौथे नंबर पे है छत्तीसगढ़, और आपका 5वें नंबर पे है आपका झारखंड, और आपका 6ठे नंबर पे है पश्चिम बंगाल, 7वें नंबर पे है त्रिपुरा, और 8वें नंबर पर है आपका मिज़ोरम। तो याद रखिएगा आपके 8 राज्य हैं जिसमें आपका उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है ये।
भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? भारत का जो स्थल सीमा है वो कितने देशों को टच करता है? पहले में है 6, दूसरे में है 5, तीसरे में है 8 और चौथे में है 7। आप लोगों को बताना है कि जो भारत की स्थलीय सीमा है ये कितने देश को टच करती है। आप लोग फटाफट गिनती कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कितने देशों की सीमा को भारत की जो सीमा है वो टच करता है स्थल से। तो ये भी आपके लिए बहुत ही शानदार है। ऑप्शन नंबर आपका जो सही है वो है 4, जो कि आपका अगर एक तरफ से ले तो पहले पाक यानी कि पाकिस्तान, फिर आपका आ जाएगा अफ़गानिस्तान, फिर आपका आ जाएगा चीन, उसके बाद आपका आ जाएगा नेपाल और फिर आपका आ जाएगा भूटान और उसके बाद आपका आएगा म्यांमार यानी कि म्यांमार और उसके बाद आपका आ जाएगा बांग्लादेश। तो आप देखिए कितना जो है आपका सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो सही है वो है 7। ये आपके 7 ऐसे देश हैं जो स्थलीय क्षेत्रों से भारत जिनको टच करता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? इसका उत्तर तो सभी बच्चों को पता है कि स्थलीय सीमा सबसे लंबी किससे टच करती है। अगर याद है तो कमेंट कीजिएगा कि सबसे कम कौन सा जो है टच करता है देश। और अगर आप लोग और भी अच्छे से उत्तर देना चाहते हैं बच्चा लोग तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि जितने स्थलीय क्षेत्र भारत को टच करने वाले देश हैं स्थल से, उनका क्रम बताइएगा ज़्यादा से कम की ओर। सबसे ज़्यादा कौन टच करता है, उससे कम और सबसे कम। तो आप लोग क्रम बता सकते हैं इन 7 कंट्रीज़ का स्थल मतलब टच करने के। आपको अवरोही क्रम बताना यानी कि अवरोही क्रम घटते क्रम में बताना है ज़्यादा से कम की तरफ। तो सभी देशों को आप क्रम में बताएंगे कमेंट बॉक्स में, तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण है। आपका बांग्लादेश जो है सबसे ज़्यादा स्थलीय क्षेत्र है जो कि भारत को टच करता है। इसकी सबसे ज़्यादा सीमा भारत को टच करती है। निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरे हुए नहीं है? यानी इनमें से कौन सा है जो 3 तरफ से आपका घिरा हुआ है नहीं आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा से? ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं घिरा है? अब आपको इसका उत्तर देना है। मैं आपको कूट दे रही हूँ, इसमें आपको कूट नहीं दिया गया, कूट ले लीजिए। आपका ए में है पहला और दूसरा, बी में है दूसरा और तीसरा, सी में है आपका, याद रखिएगा ये सी है, सी में है आपका दूसरा और चौथा और आपका डी में है सभी यानी कि ऑल। अब आपको बताना है कि भारत के कौन से राज्य हैं जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरे हुए हैं। आपको उनका नाम बताना है। आपके सामने देखिए ऑप्शन है और आपको इसका उत्तर देना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है और याद रखेंगे बच्चा लोग, आपका ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट है। सिक्किम 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा है और एक तरफ से पश्चिम बंगाल से, और त्रिपुरा भी 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और एक तरफ से आपका भारत से लगा हुआ है। तो याद रखिएगा ये 2 ऐसे राज्य हैं जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरे हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत के कितने राज्य कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? आपको बताना है भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। पहला ऑप्शन देखिए 8 राज्य हैं, दूसरा ऑप्शन देखिए 9 राज्य बता रहा है, तीसरे में 7 राज्य बता रहा है और चौथे में 6 राज्य बता रहा है। तो आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? भारत के कम से कम कितने राज्य हैं जो 2 मतलब देशों की सीमा को टच करते हैं? तो ये भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा लोग, याद रखिएगा आपका कितना राज्य हो जाएगा। चलिए एक तरफ से देखते हैं कि जो ऐसे राज्य जो 2 देशों की सीमा को टच करते हैं। तो अगर सबसे पहले ऊपर से आते हैं, क्योंकि यहाँ पे राज्य कहाँ है, तो राज्यों में आपका कौन कौन सा हो सकता है? एक तो आपका केंद्र शासित प्रदेश बन गया जो कि है लद्दाख, ये भी आपका 2 देशों की सीमा को टच करता है, आप सभी को पता होगा। आपका जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड ये भी 2 देशों की सीमा को टच करता है, नेपाल और प्लस चाइना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो आपका जो पश्चिम बंगाल है ये भी क्या करता है? 2 देशों की सीमा को टच करता है, आपके बांग्लादेश को भी टच करता है, भूटान को भी टच करता है और आपके नेपाल को भी टच करता है। तो ये अब कम से कम 3 को करता है, फिलहाल 2 बताना है तो 2 तो होगा ही होगा। आपका जो सिक्किम है ये भी 3 देश की सीमा को टच करता है और 2 कम से कम है तो ये भी हो जाएगा, 4 हो गए।
आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के अलावा आपका असम भी है। असम भूटान और बांग्लादेश दोनों को टच करता है। इसके अलावा आपका मिज़ोरम, आप सभी को पता होगा मिज़ोरम बांग्लादेश और साथ ही साथ आपके म्यांमार को टच करता है। तो आपके कितने राज्य हो गए बच्चा लोग? 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि 7 राज्य ऐसे हैं जो कम से कम 2 देश की सीमा को टच करते हैं। अब आपके लिए एक और क्वेश्चन, कितने राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों की सीमा को टच करते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो 3 देश की सीमाओं को टच करते हैं। आप इसे कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, इससे आपका रिवीजन होगा और लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है? आपको बताना है जो आपका विंध्याचल पर्वत है और आपका सतपुड़ा पर्वत है, इसके बीच कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी या सिंधु नदी? तो ये तो सभी बच्चों को पता ही रहता है और बहुत ही शानदार प्रश्न है। आप सभी को पता है ये नर्मदा नदी है जो इन दोनों जो है पर्वतों के बीच बहती है। ये भ्रंश घाटी में बहने वाली सबसे लंबी नदी है भारत की, याद रखिएगा, जो आपके गिरती है अरब सागर में खंभात की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ताप्ती नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। दूसरा आपका ऑप्शन है, कह रहा है कि ताप्ती नदी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तीसरा कह रहा है ताप्ती नदी के उत्तर में अजंता और सतमाला पर्वत अवस्थित है। चौथा कह रहा है सभी सही हैं। आपको बताना है ताप्ती नदी के बारे में कौन सा कथन है जो सही हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चा लोग, और आप सभी को पता होगा कि जो आपकी ताप्ती नदी है इसके बारे में केवल और केवल पहला सही है। ये सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण में बहता है। ये प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र नदी नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ नर्मदा भी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ताप्ती नदी के उत्तर में नहीं बल्कि ताप्ती नदी के दक्षिण में है अजंता और सतमाला पर्वत। तो याद रखिएगा केवल और केवल आपका पहला सही हो जाएगा। हिमालय पर्वत को 3 प्रमुख समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जा सकता है। उत्तर से दक्षिण की ओर इनका सही क्रम बताइए। ये क्वेश्चन कई बार आया है, कभी पूछ लेता है दक्षिण से उत्तर का क्रम और कभी पूछ लेता है उत्तर से दक्षिण का क्रम। तो आपको बताना है कि उत्तर से दक्षिण में अगर हिमालय के श्रेणियों को बांटते हैं तो कौन कौन सा हो जाएगा। पहले ऑप्शन में देखिए बृहद हिमालय, शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय। दूसरे ऑप्शन में दिया है मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और बृहद हिमालय। तीसरे ऑप्शन में दिया है आपका शिवालिक हिमालय, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय। और आपका ये है चौथा ऑप्शन जिसमें बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय दिया हुआ है। यहाँ से आपका तीसरा ऑप्शन है। तो आप सभी को इसका उत्तर पता है कि सबसे उत्तर में बृहद हिमालय होता है, इसके ऊपर ट्रांस हिमालय होता है, ट्रांस हिमालय के बाद आता है बृहद हिमालय। इसे हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आया है कि हिमाद्री हिमालय किसे कहते हैं, तो बृहद हिमालय को। मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आया कि लघु हिमालय किसे कहते हैं, तो मध्य हिमालय को। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि बाह्य हिमालय किसे कहते हैं, तो शिवालिक हिमालय को। तो दक्षिण से अगर उत्तर पूछेगा तो ये क्रम हो जाएगा, और आपका उत्तर से दक्षिण पूछा है तो आपका ये क्रम हो जाएगा। तो याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही इनके नाम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां डेल्टा बनाती हैं? इनमें से कौन सी नदियां हैं जो डेल्टा बनाती हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या उपरोक्त सभी? तो इसमें तो कोई दम नहीं। सभी बच्चों को पता है कि भारत की जो नदियां पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो मोस्टली आपकी डेल्टा का निर्माण करती हैं, और ये सारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और बड़ी नदियाँ हैं। तो निश्चित ही ये सारी क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 मतलब 5 बिल्कुल सही है। उपर्युक्त सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट देखिए, सुंदरबन डेल्टा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सुंदरबन डेल्टा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। दूसरा, इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। तीसरा, उपयुक्त दोनों बातें सही हैं। और चौथा, इनमें से कोई भी सही नहीं है। आपको बताना है सुंदरबन डेल्टा के बारे में कौन सी बात है जो सही है। और ये भी बहुत ही शानदार और बहुत आसान प्रश्न है मेरे बच्चों के लिए। आप सभी को पता है ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, उपयुक्त दोनों बातें सही हैं। भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप
नहीं है। ऑप्शन में आपको दे रही हूँ यहाँ पे कौन सा है जो प्रवाल द्वीप नहीं है, आपको बताना है कौन सा है जो प्रवाल द्वीप नहीं है। पहला है आपका लक्षद्वीप, दूसरा है अंडमान द्वीप, तीसरा है निकोबार द्वीप और चौथा है पंबन द्वीप। आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको बताना इसमें से कौन सा है जो प्रवाल द्वीप नहीं है भारत का। तो आप सभी को मैंने एनवायरनमेंट में पढ़ाया था कि भारत में अंडमान निकोबार में भी प्रवाल द्वीप हैं। आपके लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा प्रवाल हैं, आपके प्रवाल भित्तियाँ हैं और उसके बाद अंडमान निकोबार में है, मन्नार की खाड़ी में है और साथ ही कच्छ की खाड़ी में भी आपके प्रवाल पाए जाते हैं, जिसमें आपके जो आपका लक्षद्वीप है यहाँ सबसे ज़्यादा प्रवाल पाए जाते हैं। आप सभी को बताया है मैंने कि प्रवाल एक जलीय जीव होते हैं जिनको मूंगा भी कहा जाता है, उनको प्रवाल भी कहा जाता है और उनको इंग्लिश में कोरल भी कहते हैं, जो कि आपके चूना पत्थर के चट्टान से उनका खोल बना होता है और जब वो मरते हैं तो एक दूसरे के ऊपर ही वो मरते हैं और जिससे पहाड़ या पर्वत बन जाते हैं और उसी के ऊपर द्वीप बन जाता है और उसके ऊपर लोग बस जाते हैं। तो इन सारे द्वीपों का जो निर्माण है इन प्रवालों की वजह से ही हुआ है। तो याद रखिएगा आपका पंबन द्वीप नहीं है, बाकी सभी जगह आपके भारत में मूंगा चट्टानें या प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। चलो आज के लिए इतना ही। आपका ये 2 चैप्टर का जो प्रश्न है ये ख़त्म हो गया है और हम लोग अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे और उम्मीद करेंगे कि क्लासेस अच्छी लग रही हैं। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। साथ ही अपना स्कोर भी बताएं कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया हुआ है और जो भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उसका उत्तर भी बड़ी ईमानदारी पूर्वक आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।